नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका एग्जाम अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया स्टार्ट हो जाएगा सम सेमेस्टर वालों का। लेकिन जब भी होगा उसका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो या फिर लास्ट अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में जाए, लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम चांस है कि आप अप्रैल में ही एग्जाम होगा। तो आप लोग अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये पेपर जो BD 401 है थोड़ा सा टफ माना जाता है। ठीक है, इसको अगर मैथ जो भी है, थोड़ा मैथ वगैरह भी मिलेगी, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आप लोग बुक खरीद लीजिए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लगभग 50 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आपको इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस सेट से सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे BD जो यूनिट 401 का यूनिट 3 है, उसका एक प्रैक्टिस सेट हम लोग और हल करेंगे, क्योंकि उसमें से प्रश्न हम लोग कम हल किए हैं। तो लगभग 5 ये हो जाए, फुल प्रैक्टिस सेट 1-2 हल करेंगे। और फुल प्रैक्टिस अगर आप लोग हल कर ले रहे हैं, सही पूरा तैयार कर ले रहे हैं, समय है, तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे अपने से जुड़े थे, लगभग 74 अंक 78 अंक तो प्राप्त किए हैं। सोचो 80 में 78 टफ होने के बावजूद, तो कुल मिला के जो पढ़ते हैं उनके लिए टफ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जुड़े रहिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, सभी लोग देखें, व्यू आएगा तभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपका ना तो मार्केट में मॉडल पेपर आया है, और जो BD 403 है वो बुक भी नहीं आई है। 401 402 ही आई है। तो 401 आप लोग खरीद लीजिए, अगर इच्छा हो तो 2 भी खरीद लीजिए, 3 खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सिलेबस कहाँ से, सिलेबस आप लोग ध्यान रखिए, मिल जाएगा। ठीक है, आराम से अगर आप देखेंगे तो। प्लस ये पेपर पहले BEd सेकंड ईयर में BD 202 था, आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, तो उसमें से यूनिट 3 हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि उससे पहले भी हम पढ़ा रहे थे, हमारे पास सारे कंटेंट हैं, बुक है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी 2 पेपर हो चुका है, एक री एग्जाम हुआ है, एक वार्षिक एग्जाम। तो दोनों प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रखे गए हैं, और यूपी टेस्ट सेटेड जो पूछे जाते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोग जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट हल करें, विश्वास करिए 50 प्लस प्रश्न लगभग यही प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएगा, और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर ढेर सारे आंसर की भी दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो BD 202 के, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी के आंसर भी देख सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ध्यान रखना पेपर का नाम था असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन वहाँ BEd सेकंड ईयर में था और पेपर 202 था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया है, उस जगह पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। एक बार पुनः निवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं, और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे BEd सेकंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं पेपर 202 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसे। प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए माध्यिका, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी बहुलक। तो डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए माध्यिका। अगला प्रश्न है,
अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है? ए बहुलक, बी प्रसार, सी चतुर्थांक, डी मध्यमान। तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रसार। अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, ए आवृत्तियां, बी वर्ग सीमाएं, सी चतुर्थांक, डी मध्य बिंदु। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, ए आवृत्तियां। अगला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक है, ए सिग्मा या जेड प्राप्तांक, बी टी प्राप्तांक, सी स्टेनाइन प्राप्तांक, डी उपयुक्त सभी। तो प्रतिमान प्राप्तांक है, सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, डी सभी है, चाहे सिग्मा प्राप्तांक या टी प्राप्तांक या स्टेनाइन। स्टेनाइन मतलब समझते हैं? स्टेनाइन मतलब 9 संख्या वाला, स्टेन मतलब 10 संख्या वाला, दोनों पूछा गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है, ए ध्यान रखना जो मध्यमान होता है इसे एम से लिखा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ए 0, वी 1, सी आधा, डी 2। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है, सही जवाब हो जाएगा ए 0 होता है। अगला ध्यान रखना, मानक विचलन जो होता है 1 होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, दोनों पूछा गया है, ठीक है, मानक विचलन 1 होता है और जेड प्राप्तांक का विन्यास का मध्यमान जो होता है 0 और मानक विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, ए कार्ल पियर्सन ने, बी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी मैककॉल ने, डी गिलफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, सी मैककॉल ने। इस पॉइंट को ध्यान रखना, टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। टी स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैककॉल ने। और स्टेन स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आरबी कैटल ने। स्टेन मतलब होता है 10 संख्या वाला, स्टेनाइन मतलब 9 संख्या वाला, दोनों याद रखना, बार बार पूछा गया है। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न में कई 4-5 प्रश्न हो जाता है, इसलिए बार बार कहता हूँ वीडियो को बार बार देखिए। कहीं भी आप आ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ईयरफोन लगाइए, देखते रहिए। प्रश्न क्या है आपके दिमाग में रहेगा तभी आपको याद रहेगा, और आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दें। गलत होगा कोई बात नहीं, अगर आप प्रश्नों के जवाब देते रहेंगे तो आप लोग क्या है बने रहेंगे, नहीं देते तो माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, ठीक है। और बेस्ट, जब अगर लाइव चल रहा है तो बेस्ट कोशिश करनी है, आप अपना दीजिए, अच्छे से दीजिए आंसर, इससे क्या होता है फिर आप बार बार देखेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे माइंड में आपके रहेगा, ठीक है। तो मूल प्राप्तांकों को ती प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ए किसी तालिका से, बी ब्लूप्रिंट से, सी किसी ग्राफ से, डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, ए 9 बिंदु वाली, बी 8 बिंदु वाली, सी 5 बिंदु वाली, डी 10 बिंदु वाली। मैंने पहले बता दिया स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो सही जवाब हो जाएगा ए 9 बिंदु वाली, और यही स्टेनाइन होता तो ये स्टेनाइन है, तो स्टेनाइन मतलब 9 ना ऐसे याद रखना, 9, ठीक है। स्टेन होता तो सिर्फ स्टेन होता तो 10 हो जाता, ऐसे आराम से याद रखिए ना, स्टेन 10 मतलब 10, 9 मतलब 9, आपको याद रहेगा, दोनों पूछा गया है। स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। स्टेन प्राप्तांक कितने बिंदु होते हैं? 10, स्टेनाइन में 9, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, ए सदैव 1 से -1 के मध्य में होता है, बी सदैव 1 से 2 के मध्य में होता है, सी या सदैव 1 और 1 तथा 3 के मध्य में होता है, डी उसमें से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, सही जवाब हो जाएगा ए या सदैव ±1 के मध्य में होता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं, ए मात्रात्मक सहसंबंध, बी गुणात्मक सहसंबंध, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध, सी डी भ्रामात्मक सहसंबंध। सहसंबंध के प्रकार होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, ए क्रम कोट अंतर्विधि, बी गुणन आघूर्ण विधि, सी क्रम कोट तथा घूर्णन आघूर्ण विधि दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, सी क्रम कोट तथा गुणन आघूर्ण दोनों विधि,
आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, चाहे गलत ही क्यों ना सही, लेकिन इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे साथ में और प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। अगला प्रश्न है, शार्ट संबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंदर विधि का संकेत चिन्ह है, ए सिग्मा, बी एम, सी रो, डी क्यू 3। शार्ट संबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है, सही जवाब हो जाएगा सी रो। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के समय पढ़ते हैं 10 दिन तो नंबर कम आता है, इसका रीजन है प्रश्नों में कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग अभी से जितना हो सके इस पेपर को रट डालिए, जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को रट डालिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा, ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है, ठीक है। और जो BD 402 होगा उसमें सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसका सीमित दायरा है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप लोग अभी से पढ़ते रहें, ठीक है। गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया, ए स्पीयरमैन द्वारा, बी कार्ल पियर्सन द्वारा, सी कोलमैन द्वारा, डी फ्रायड द्वारा अर्थात सिगमंड फ्रायड द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी कार्ल पियर्सन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, ए जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते हैं, डी इनमें से उपरोक्त में से सभी। तो केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसमें सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसमें जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, ठीक है, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्त का माप है, ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी टी परीक्षण, डी सार्थकता स्तर, सार्थकता का स्तर। तो केंद्रीय प्रवृत्त का माप है, सही जवाब हो जाएगा बी मध्यमान, ठीक है। मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, ये सारे। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ मैथ आ रहे हैं और आप लोग आसानी से समझिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सिर्फ नॉर्मली रटने की कोशिश करिए, समझा रहा हूँ ऐसे करिए बस। 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है, ए 8, बी 7, सी 3, डी 10। तो मध्यमान का मतलब होता है संख्याओं का योग, ठीक है, अपान संख्या, कितनी संख्या है, संख्याओं का योग करिए। अब पहले गिन लीजिए कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है, 6 लिख दीजिए नीचे, क्योंकि संख्याओं का योग अपान संख्या होता है। अब आप जो है जोड़ लीजिए, पहले आप पहले जो है संख्याओं को जोड़ लीजिए, संख्याओं का योग अपान संख्या होता है, तो जोड़िए, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़िए 10 हो जाएगा, 7 17 हो गया, 10 27 हो गया, और 27 15 कितना हो जाएगा 42। तो 42 और कितनी संख्या है 6, 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 7, 7 आपका उत्तर हो गया। क्लियर, तो बहुत ही आसान है। मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्या। सारी संख्या जो दी गई है ये पूरा जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 2 3 5 7 10 15 संख्याओं को जोड़ लीजिए, 42 आएगा। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 42/6, 42 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा 7। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 16 का बी। आप लोग डरना नहीं, मैथ बहुत आसान आती है, हो जाता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। तो सारी संख्याओं को जोड़ लिए हैं, ठीक है, 6 से भाग दे दिए, तो 42/6 7 आ गया, 7 उत्तर हो गया। क्लियर। अब देखिए माध्यिका पूछ लिया है, 3 चीजें हैं, हालांकि और ज्यादा चीजें हैं, जो 3 मेन है, ठीक है, मध्यमान, माध्यिका, बहुलक। तो माध्यिका पूछ लिया है, तो संख्याओं, आपको पता है माध्यिका में 2 फार्मूला होता है, एक विषम रहता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, n+1, ध्यान रखना n+1 अपान 2वां पद, ठीक है, 2वां पद। और दूसरा होता है आपका जब सम संख्या रहती है, तो n अपान 2वां पद प्लस n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो n अपान 2वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, अपान 2 कर देते हैं, तो इस तरह से ये सम वाला हो जाता है। तो दोनों अगर आप याद रखेंगे तो आपका माध्यिका कहीं भी सवाल आएगा हो जाएगा। सबसे पहले माध्यिका की जो संख्या दी गई है इसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे कुछ भी कर लीजिए, तो आप खुद सोचिए, और कितनी संख्या है वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो एक संख्या 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, ठीक है, क्या हो गई, विषम हो गया। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, n अपान 2वां पद, ठीक है, n अपान, ध्यान रखना
जब विषम संख्या तो क्या हो जाएगा n अपान 2वां पद। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, उसके बाद 11, फिर 12, ठीक है, सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा। 10 11, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद कौन सा है, 15 है, उसके बाद 17 है, 15 भी हो गया, 17 भी हो गया, फिर क्या है, 23 है, उसके बाद 25 है। क्लियर। तो आप इस क्रम में लिख लिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, 7 पद है, ठीक है, 7/2वां पद आएगा नहीं, विषम पद है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 7 + 1 अपान 2वां पद, तो 8 हो जाएगा, 8/4 कितना हो जाएगा, चौथा। इसमें चौथा कौन सा है, 15 है, 15 इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया n+1 अपान 2वां पद, ठीक है, n+1 अपान 2वां पद, ये फार्मूला है। तो कितनी संख्या है, मान कितना है, 7 है, 7 + 1 अपान 2वां पद कितना हो गया, 8/2, कितना आएगा, 4। चौथा पद है, तो आप क्रम में सजाए तो चौथा पद कौन आया था, 15 आया था। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, 15 हो जाएगा। क्लियर। तो 15 का ध्यान रखना, 15 का 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, 15 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इस तरह से। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में छोटे से बड़े 10 11 12 15 17 23 25 हो गया। जब पदों संख्या विषम है तो फार्मूला क्या है, माध्यांक, माध्यांक मतलब माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1 अपान 2वां पद। तब देख लीजिए n का मान कितना है, 7 है, +1 कर दीजिए, 7 + 1 अपान 2वां, 8/2। चौथा पद पूछ रहा है, चौथा पद आपका यहाँ पर 15 है, ठीक है। चौथा पद आपका कितना है, 15 है, तो 15 इसका उत्तर हो गया। तो इसलिए सही जवाब कितना हो जाएगा, 17 का ए, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक मध्यमांक भी हम लोग देख लिए, समांतर माध्य का भी देख लिए, और माध्यिका का एक बहुलक का भी देख लेंगे इसी तरह से। अगर आप ये क्रम याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अव्यवस्थित 3-4 फार्मूला है, वो आप रट लीजिए बस। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। तो ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब ही होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याओं 5 6 7 5 5 8 5 8 3 5 का बहुलक है, बहुलांक है, A5 B8 C7 D6। मैंने पहले ही बताया, बहुलांक मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए। तो आप काउंट कर लीजिए, 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आया है, ठीक है, 5 जो है 5 बार आया है। 6 देख लीजिए, 6 कितनी बार आया है, 6 जो है 1 बार आया है। 7 देख लीजिए, 7 कितनी बार आया है, एक बार ही आया है। 3 देख लीजिए, 1 बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 5 आया है, 5 बार आया है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 5, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। समांतर माध्य में क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्या। माध्यिका में क्या होता है, अगर विषम है तो n+1 अपान 2वां पद, अगर सम है तो n+2वां पद प्लस n+2वां प्लस n+2 अपान 1वां पद, और दोनों को बटे जो है 2 कर देंगे। इस तरह से आप ध्यान रखिए तो क्लियर हो जाएगा। और बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। कठिन वाला भी, कठिन ज़्यादा पूछता नहीं है तो इसलिए उसको ज़्यादा देखेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हो बहुलांक कहलाता है। 5 का सबसे अधिक बार हुई तो 5 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ए सिग्मा द्वारा बी, एम द्वारा सी, एन द्वारा डी, सिग्मा एक्स द्वारा। प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, ये समान समानांतर माध्य से बी, बहुलांक से सी, आवृत्ति से डी, सहसंबंध से। प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, ए मानक विचलन बी, सहसंबंध सी, बहुलांक डी, मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी, सहसंबंध। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सूत्र है, ए 10 + 10z, बी 50 - 10z, सी 50 + 10z, डी 10 +
50z। तो टी स्कोर का सूत्र क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का सी, 50 + 10z। यहाँ पर आपको भी पता होगा z बराबर क्या होता है, x माइनस m अपान सिग्मा। तो ये z का मान है, अगर आप यहाँ पर रख देंगे ना तो आपका एक फार्मूला तो ये है कि 50 + 10z हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, 50 + 10 और कोष्टक के अंदर x माइनस m अपान सिग्मा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है फार्मूला, ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एक तो 50 + 10z हो गया, दूसरा 50 + 10 x माइनस m अपान सिग्मा। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, जेड स्कोर का मान हम लोगों ने लिख दिया है x माइनस m अपान सिग्मा। अगला प्रश्न है, कौन प्रमाणीकृत प्राप्तांक नहीं है? ए जेड प्राप्तांक, बी सी प्राप्तांक, सी टी प्राप्तांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी। मध्यमान जो है ये प्रमाणीकृत प्राप्तांक नहीं है। जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक और सी प्राप्तांक ये प्रमाणीकृत प्राप्तांक है, ठीक है। मध्यमान क्या है? ये केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, ठीक है। अगला प्रश्न है 25, जेड इस प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। तो जेड प्राप्तांक का मानक विचलन कितना होता है हम लोग इसको देख भी चुके हैं। सदैव क्या होता है? 1 होता है। लेकिन मध्यमान कितना होता है? 0 होता है। दोनों याद रखना, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव 1 होता है। यूनिट 4 जो है स्टैटिक्स तथा सांख्यिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और थोड़ा सा मैथ इसमें रहता है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, ये 9 बिंदु वाली बी, 10 बिंदु वाली सी, 11 बिंदु वाली डी, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 10 बिंदु वाली। क्लियर है आप लोग? स्टेन 9 होता तो 9 बिंदु, लेकिन स्टेन स्कोर है तो 10 बिंदु वाली। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर का प्रसार है, ए 0 से +3 सिग्मा तक, बी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक, सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, डी -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक। तो आप लोग ध्यान रखना, जेड स्कोर का प्रसार है तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ये मध्यमान, बी माध्यिका, सी मानक विचलन, डी बहुलांक। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मानक विचलन नहीं है, मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक है। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र है। ध्यान रखना, जब माध्यिका और माध्य समांतर माध्य ज्ञात हो तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? आपको भी पता है, 3 माध्यिका -2 मध्यमान, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 3 माध्यिका यमी +2 माध्य, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना सी, 3 माध्यांक -2 मध्यमान। माध्यांक मतलब यहाँ माध्यिका होता है, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यांक -2 मध्यमान। बहुलांक बराबर क्या होता है? 3 माध्यांक माध्यिका -2 मध्यमान। अगला प्रश्न है, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान मैंने पहले ही फार्मूला है, संख्याओं का योग अपान संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं का योग कर दो, 5, 2, 7 हो गया, 8, 7 कितना हो जाएगा? 15, 15, 10, 25, 5, 3, 10, 40, तो 8 आ जाएगा, 40 में 5 से भाग दिया, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। इस तरह से 30 का सही जवाब है बी। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मध्यमान जब भी पूछे संख्याओं का योग अपान संख्या कर दीजिए, बहुत ही सरल रहता है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जस्ट इसमें सॉल्व किया गया, कोई दिक्कत नहीं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग अपान संख्या भागे संख्या। तो संख्याओं का योग कर दीजिए, भागे 5 कर दीजिए, 40/5 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक को बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 माध्यांक है, मतलब माध्यिका पूछ रहा है। पहले तो आप ये क्लियर करिए
कि संख्या सम या विषम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 विषम है। विषम संख्याओं को मतलब अगर माध्यिका है तो आपको क्लियर होगा। पहले आप आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद फिर क्या करिए, अगर विषम है 7 है, 7 + 1 अपान 2वां पद, तो 8 हो गया, मतलब चौथा रहेगा आपका। ठीक है, अब इसमें संख्या पहले क्रम आरोही क्रम में सजा लीजिए। सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। ठीक है, चौथा पद 10 आ गया, उसके बाद फिर आपका 12 रहेगा, 13 रहेगा, 15 रहेगा। इसमें चौथा पद रहेगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी 10। ठीक है, तो आप लोग क्रम से सजा लीजिए, इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 15 आ जाएगा। जब पदों की संख्या विषम है तो क्या हो जाता है, m+1 अपान 2वां पद। 7 संख्या है आपका, 7 + 1 अपान 2वां पद अर्थात 8/4, 2 = 4 हो जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा चौथा पद। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है, ए प्रसार, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी चतुर्थांक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त सर्वाधिक स्थायित्व रखता है, ए माध्यिका, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मध्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है, 1 2 3 4। ध्यान रखना मानक विचलन पूछा है, तो ए 2 बी √2 सी 1 डी 4। तो निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है, तो आप लोग सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, फार्मूला नॉर्मली है, इसका आएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। मानक विचलन का सूत्र होता है √σ x - n इंटू 2/n। ठीक है, इस फार्मूला को जैसे आप रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी मैककॉल। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी मैककॉल। टी प्राप्तांक किसने दिया था, तो मैककॉल ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, ए कोट अंतर्विद, बी गुणन आघूर्ण विधि, सी दोनों ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं, ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी फ्रीमैन, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है, ए ध्यान रखना इसका सही सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखना 39 का ए। ठीक है, कोट अंतर्विधि का सही सूत्र क्या है, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर -1। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, x - 70 m = 50, x = 70 m = 50 सिग्मा = 10, तो z है। ध्यान रखना इसको फार्मूला से अगर आप निकालेंगे नॉर्मली आ जाएगा, सारा मान दिया गया, कुछ करना नहीं है। z बराबर क्या होता है, x - m अपान सिग्मा। अब इसका मान आप रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं z बराबर क्या होता है, x - m अपान सिग्मा। तो x बराबर यहाँ क्या दिया गया है, आप देखिए 70 दिया गया है। ठीक है, और m बराबर कितना है, 50। क्लियर, बराबर सिग्मा कितना है, 10। 70 में 50 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, 20/10 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी +2 सिग्मा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या है, फार्मूला है x - m अपान सिग्मा। x मान 70 है और m का मान 50 है, 70 - 50/10 कर दीजिए, 20/10 कर दीजिए, बराबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक, डी मध्यमान तथा बहुलांक दोनों। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, ए कार्ल पियर्सन ने, बी स्पीयरमैन ने, सी स्किनर ने, डी एल्फोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना बी स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी -1 से +1 के बीच में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, अर्थात माध्यिका पूछ रहा है। तो मैंने पहले बताया कुछ करना नहीं है, आपको पहले संख्या काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है, तो आप देख सकते हैं 9, अगर विषम है तो 9 9 प्लस 1 अपान 2वां पद कितना हो जाएगा 10/2, 5वां पद आपका हो जाएगा। अब इसको पहले आप आरोही क्रम में सजाइए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 2 3 बार आई है, 1 2 3, तो 2 2 2, क्लियर। और चौथा पद कौन सा रहेगा? आप इसमें 4 रहेगा, 4 कर दीजिए। पांचवा पद 5 रहेगा, 5 कर दीजिए। छठवां पद 5 के बाद सबसे छोटी कौन है? 7 है, फिर 9 है, क्लियर। उसके बाद फिर 10 से फिर 12 है। तो हमें पांचवा पद चाहिए, तो पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा पद क्या है? 5 है, ठीक है। तो इसका उत्तर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है, आप लोग हल कर लीजिएगा। और वही क्रम प्लेस से जाइए तो 2 2 2 4 5 7 9 10 ये 12 आ जाएगा। और वही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए, सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, और वही मतलब घटते हुए, डिसेंडिंग बोलते हैं। और वही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और वही मतलब घटते हुए क्रम मतलब डिसेंडिंग, अंग्रेजी में याद रखिए। मतलब सबसे पहले 12 रहेगा, फिर 10, फिर 9, फिर 7, इस तरह से घटते हुए क्रम में। जब पदों की संख्या विषम है तो आपको फार्मूला पता है, n+1 अपान 2वां पद। तो n क्या है? 9 है, 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद यहाँ 5 है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना आप लोग। डी जो है सही नहीं है, ठीक है। रो बराबर था सिग्मा बराबर क्या होता है? रो बराबर 1-6 d² अपान n इंटू n-1, हम लोग देख चुके हैं इसका ऊपर, ये सही नहीं है, ठीक है। 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। ए 10, बी 25, सी 27, डी 30। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना आप लोग, सी है, ठीक है। 27% है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर वगैरह में दिया गया है, गलत दिया गया है। केली मेथड बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, सिग्मा P1Q, ठीक है, भागे सिग्मा P0Q, ठीक है, इंटू 100। इस चीज को ध्यान रखना तो आपको याद रहेगा। और 27% होता है। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा। फिर देखिए मध्यमान से आगे, मध्यमान मतलब ये संख्याओं का योग अपान संख्या कर दीजिए। संख्याओं का योग पहले जोड़ लीजिए, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो ठीक है, हम 5 से हमें भाग देना होगा, लेकिन संख्या पहले जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 13 कितना हो जाएगा? 15 3 18 10 28, 8 36 4 40 10 50 हो गया। 50/5 अर्थात 10 आ जाएगा, ठीक है। 47 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 10 आ जाएगा। आप लोग क्लियर हो गया होगा कि समांतर माध्य, संख्याओं का योग अपान संख्या, माध्यिका अगर विषम है तो n+1 अपान 2वां पद, सम है तो n/2वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद अपान 2 कर दीजिए, ठीक है। और बहुलक है जो सबसे अधिक बार है वही सिंपल वाला आप याद रखिए। बाकी जो टेक्निक वाला है तो बहुत ट्रिकी है, वो अगर आएगा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बाकी उसका भी देख लेंगे का सवाल। समांतर माध्य क्या? तो संख्याओं का योग अपान संख्या, तो सॉल्व हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलक, डी प्रसार। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 48 का डी। प्रसार नहीं है, बाकी मध्यमान और माध्यिका और बहुलक तीनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में बहुलांक बताइए। मैंने पहले ही कहा बहुलांक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए। अब काउंट कर लीजिए, इसमें 5 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है। 5 जो है 2 बार आया है। 9 देखिए 9 कितनी बार आया है? 9 जो है 1 बार आया है। 8 देखिए कितनी बार आया है? 1, 8 भी 1 बार आया है। 7 देखिए 1 2 7 2 बार आया है, क्लियर। 10 देखिए कितनी बार आया है? 10 1 बार आया है। उसके बाद क्या बचा है? 7 3 बार आया, ध्यान रखिए, 7 1 2 3, 7 जो है 3 बार आया। अभी तक सबसे बड़ा क्या हो गया? 7, ठीक है। और 6 देखिए कितनी बार आया है? 6 1 2, 6 जो है 2 बार आया है। इसके बाद 1 बार आया है। 4 1 बार आया है। 2 1 बार आया है। 4 भी 1 बार आया है।
तो इसका मतलब इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है 3 बार। मैंने पहले बताया बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए, ठीक है, उसे बहुलक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा डी 7, क्योंकि 7 3 बार आया है, ठीक है, 5 2 बार आया है। क्लियर? आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत ही सिंपल है। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो बहुलांक कहलाता है। सबसे अधिक बार 7 जो है, सबसे अधिक बार 3 बार आया है। सही उत्तर 7 होगा। प्रसन्न गुणांक का प्रसार है, सही ध्यान हो जाए, जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 50 का सही जवाब हो जाएगा ए। -1 से +1 तक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा होगा और भविष्य में आप जुड़े रहेंगे। जो भी चीज़ें हैं, फाइल वगैरह भी अगर आप बना रहे हैं, लेसन प्लान वगैरह अपलोड है वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। सेम टू सेम उतार दीजिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है, जिस विषय का आपका लेसन प्लान हो। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए। बस इतना आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या फ्रेंड जो भी हैं, अभी सभी को आप जो है शेयर कीजिए। जिसके पहले फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ा रहे थे, फर्स्ट ईयर में बच्चे इतने अच्छे थे, मैंने देखा वो लोग अपने स्टेटस में भी लगाते थे, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे। प्लस वो लोग ग्रुप में भी, कई ऐसे ग्रुप में शेयर करते थे जिसमें मैं जुड़ा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर आप लोग फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, इतना आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, और शेयर करेंगे निश्चित रूप से व्यू आएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इन सारी चीज़ों में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? ए आयु प्रभाव, बी समूह प्रसार, ए आयु प्रसार, बी समूह प्रसार, सी फलांग प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, सी बाउले ने कहा है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का जन्मदाता है? ए गॉटफ्राइड, बी क्लिफोर्ड, सी किंग, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए गॉटफ्राइड। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं, 1749 में हुआ था। प्रशांत चंद्र महालोनिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। सांख्यिकी जन्मदाता कौन है? तो गॉटफ्राइड ओकेनवाल। लेकिन भारतीय अगर सांख्यिकी जन्मदाता पूछा जाए कि भारत में सांख्यिकी जन्मदाता कौन है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी, ठीक है। मैंने पहले कहा 2 चीजें दिया है, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया है? माध्यिका पूछा है, बहुलक दिया गया है, ठीक है। तो मध्यमान कितना है? 6, बहुलक बराबर कितना है? 18। अब निकाल लीजिए, ठीक है। तो बहुलक बराबर कितना है? 18 है, यहाँ पर 18 कर दीजिए और 3 माध्यिका रहने दीजिए। -2 मध्यमान दिया हुआ कितना? 6, 6 दूनी 12 हो गया। 12 इधर है और 12 को क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 12 को अभी स्पष्ट लिख देते हैं, 18 3me -12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18 + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3me मतलब माध्यिका। तो 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया, बराबर 3me। अब me कर दीजिए, 3 इधर जाएगा, भाग दे दीजिए, तो me/30/3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा me का 10। 54 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 10। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा इधर घुमा कर पूछता हूँ, सारी चीज़ें आपको आ जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर कितना दिया? 18 माध्यिका, मतलब माध्य बराबर कितना है? 6, 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो ये सॉल्व कर दीजिए, ये 18 रहने दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, 3 माध्यिका कर दीजिए, ठीक है। अब ये 12 इधर ले जाइए, तो 12 18 + 12, ठीक है, बराबर 3 माध्यिका। अब ये जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बराबर 3 माध्यिका, 30/3 था, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका बराबर उत्तर कितना हो गया? 10। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, अर्थात इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? बी 10। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? ए 100, बी 50 + 5, सी 50, डी 99। तो प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, सी 50। अगला प्रश्न है, मध्यमान संख्याओं का मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग अपान संख्या होता है, ठीक है। मैंने पहले कहा अगर आप निकालेंगे भी तो इसमें
प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए। पहले तो 99 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, ठीक है। 99 संख्याओं का योग कितना हो जाता है, आपको भी पता होगा, n अपान n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 99 n प्लस 1 है, 100 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 100 को 50 से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 99 इंटू 50 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप खुद निकाल लीजिए। 0 हो जाएगा, 5 9 45, 5 इंटू 9 5 हो गया, 4 जो है हासिल हो गया, 5 9 45 49, 4950। तो इसमें किसने आपको भाग देना है, अब देखिए संख्याओं का योग कितना है, 4950 था ना, 4950 बटे 99 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, आप लोग ध्यान रखना 55 का सही जवाब हो जाएगा सी 50। आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, एक बार सॉल्व करेंगे आ जाएगा। मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग प्रांत संख्या। तो इस तरह से देख लीजिए, मध्यमान बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याओं का योग बटे संख्या कर दिए हैं। तो जैसे हमने निकाला तो वही था 99, कोष्टक के अंदर 99 प्लस 1 अर्थात 99 तो 100 बटे 2 कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो 99 इंटू 50 बटे 99 आ जाएगा, ये जो है आपका मान हो गया। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की माप कौन सी है, ए केंद्र प्रवृत्ति, बी विचलन, सी साथ संबंध, डी में से कोई नहीं। तो मानक विचलन की माप कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना बी। विचलन जो है ये मानक विचलन की माप है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैंने रख दिया था 88 का, 57 वाला प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा टाइप नहीं हो पा रहा था। तो मानक विचलन का सही सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना मानक विचलन का सही सूत्र जो आपका है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, तो मानक विचलन बराबर क्या है, सी आई कोष्टक के अंदर एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस कोष्टक में एफ सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ डी अपान एन, ठीक है, इसका होल। क्लियर हो गया, तो इस चीज़ का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। क्लियर है, तो सी आई मानक विचलन बराबर क्या होता है, सी आई कोष्टक के अंदर, ठीक है, एफ डी स्क्वायर सिग्मा है, ध्यान रखना सिग्मा है अपान एन है, ठीक है, लिख दे रहे हैं साफ साफ। सिग्मा मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखना सी आई, ठीक है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन, ठीक है, माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ डी, ठीक है, अपान एन का होल वर्ग, ठीक है। ये फार्मूला है, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, दोबारा आ सकता है, प्लीज इसे तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइप होने में कभी कोई दिक्कत होती है तो फिर क्या करें, इस तरह से करना पड़ा, तो आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज, निवेदन है। अगला प्रश्न है 58, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं, तो किसने कहा है, 58 का ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा ए, चैपलिन ने कहा है। थोड़ा इसके स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा, ये यूनिट जो है थोड़ा टफ है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं होगा तो समस्या आती है, तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल जो चीज़ें हैं वो रट लीजिए, सारे प्रश्न आए हुए देख सकते हैं कैसे आता है, तो सरल वाला ही आएगा, क्वेश्चन टफ आए उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आपको लगता है तो। बाकी अगर आप सारी चीज़ कर सकते हैं, मध्यमान माध्यिका बहुलक आप क्लियर हो गया होगा, नहीं पर बैकग्राउंड है तब भी आप समझ लिए होंगे, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिए अपने से भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 9+95 है तो यह क्या कहलाएगा, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, अति उच्च सहसंबंध, ठीक है, 95 काफी अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया, ए कार्ल पियर्सन, बी स्किनर, सी स्पीयरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी स्पीयरमैन। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या है आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है, ए वास्तविक मध्यमान विधि, बी कल्पित मध्यमान विधि, सी विकिरण आरेख विधि, डी कोट अंतर विधि। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी विकिरण आरेख विधि।
अगला प्रश्न है जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ध्यान रखना आप लोग ए 0। अगला प्रश्न है ध्यान रखना जेड स्कोर में समूह का मान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है तो हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 1 से 9 तक, और स्टेन होता तो 1 से 10 तक। अगला प्रश्न है टी प्राप्तांकों का प्रयोग का सुझाव किसने दिया तो ए सिम्पसन, बी मैककॉल, सी एंडरसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी मैककॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्लांग की त्रुटि है ए स्थिर त्रुटि, बी प्रत्युत्तर की त्रुटियां, सी प्रत्याशा त्रुटि, डी सामान्य त्रुटि। सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग बी प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है ए 0, बी 1, सी 2, डी 4। तो जेड स्कोर में सिग्मा का मान सदैव कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी 1 होता है, और मध्यमान का मान 0 होता है। दोनों याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। सही जवाब हो जाएगा 67 का ध्यान रखना आप लोग बी कल्पित मध्यमान विधि। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करना। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। ए मापन, बी मूल्यांकन, सी मानक मापन त्रुटि, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना सी मापन त्रुटि। अगला प्रश्न है मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला। ए कैटिल, बी जॉनसन, सी सिम्पसन, डी मैकाले। सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना आप लोग ए कैटिल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी का कार्य है। महत्वपूर्ण है ए तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है NSSO का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 71 का ध्यान रखना ए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना डी इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है सांख्यिकी की प्रकृति है। ए विज्ञान, बी विज्ञान एवं कला, सी कला, डी इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी विज्ञान एवं कला। अगला प्रश्न है स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है। ए 0, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी 5। अगला प्रश्न है ध्यान रखना स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है, और स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। ठीक है। तो स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा तथा सबसे उच्च होता है, और एक जो होता है स्टेनाइन का सबसे निम्न समूह होता है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ऐसे ही ध्यान रखना एक जो है सबसे निम्न होगा ही, और 9 जो है सबसे उच्च होगा। जेड प्राप्तांक का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ध्यान रखना ए मानक विचलन, बी मध्यमान, सी बहुलांक, डी प्राप्तांक। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए मानक विचलन। जेड प्राप्तांक का आधार होता है मानक विचलन। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषा समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी राइमर्स, गेज तथा रूमिल। अगला प्रश्न है जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना ए सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ध्यान रखना आप लोग बी सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है 80 का सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है। ए समांतर माध्य के आधार पर, बी ग्राफ अथवा संख्या आधार पर, सी गुणांक के आधार पर, डी बहुलांक के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा 80 का ध्यान रखना बी ग्राफ अथवा संख्या आधार पर। अगला प्रश्न है गुण आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। ए धनात्मक सहसंबंध, बी पियर्सन आर, सी कल्पित मान, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा बी पियर्सन आर। अगला प्रश्न है
यदि यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा। ध्यान रखना, हम लोग बात कर चुके हैं, जब संख्या विषम हो तो कौन सा होगा। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना बी हो जाएगा। ठीक है, n+1/2। यही जब अगर सम होता तो क्या होता, आपको भी पता है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। ठीक है, इस तरह से होता, तो दोनों आप याद ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना बी, n+1/2 पद। नोट, जब सम संख्या होता तुमने लिख भी दिया है। ठीक, जब सम संख्या होता तो क्या होता, सम संख्या में n+1 n+2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2वां पद। ठीक है, जो हमने बताया था वही चीजें हैं, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान जो है 2। क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रतिगमन विश्लेषण माप है, तो सही जवाब हो जाएगा 83 का, बी संबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं ए एक दूसरे को ढक लेंगी, बी 45 अंश का कोण बनाएंगी, सी एक दूसरे पर लंब होंगी, डी एक दूसरे के समांतर होंगी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना सी एक दूसरे पर लंब होंगी। अगला प्रश्न है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ए रसेल का। अगला प्रश्न है, कार्लस-पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 86 का, सी उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि को कहते हैं, ए कल्पित मध्यमान विधि, बी उच्च श्रेणी सहसंबंध, सी मानक विचलन विधि, माध्यिका विधि। तो औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना ए कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रकार हैं, ए प्राचल सांख्यिकी, बी अप्राचल सांख्यिकी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यमान कहते हैं, ए प्राप्तांकों के मध्य भाग को, बी प्राप्तांकों के का न्यूनतम अंक, सी प्राप्तांकों का औसत, डी प्राप्तांकों का योग 50%। सही जवाब हो जाएगा 89 का, सी प्राप्तांकों का औसत। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है, ए केंद्रीय प्रवृत्ति का, बी विचलन का, सी सहसंबंध का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विचलन का। अगला प्रश्न है, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है। प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है या कथन है, ए रसेल, बी बाकर, सी स्किनर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 91 का, बी बाकर का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में यफ किसका प्रतीक है, ए आवृत्तियों की योग का, बी आवृत्ति का, सी प्राप्तांक का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना बी आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है, ए मध्यमान, बी प्रसार क्षेत्र, सी वर्गांतर, डी वर्ग विस्तार। सही जवाब हो जाएगा 93 का, बी वर्ग प्रसार। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ए माध्यिका, बी बहुलक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 94 का, सी ए बी दोनों। ठीक है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है तो माध्यिका बहुलक दोनों। अगला प्रश्न है, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा। तो आपको क्लियर पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। समांतर माध्य में क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 हो गई, और संख्याओं का योग कर दीजिए, तो 5 10 कितना हो जाएगा, 15, 15 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, 30/3 10 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए 10 हो जाएगा। ठीक है, 95 का सही जवाब हो जाएगा ए। जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, माध्य का अंक माध्यांक कहलाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ए एच ई गैरेट का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की परीक्षा में
अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, 23। आप देख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में, ठीक है, पहली बार संख्या दे दी है, 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, इतना इतना मध्यमान, पूरे अंकों का योग कर दीजिए। मैंने पहले बताया संख्या मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपन संख्या, संख्या 5 है, 5 छात्र हैं, बाकी इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 50 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 जोड़ दीजिए, इतना है 5 से भाग दे दीजिए। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना सी, 23 आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग 5 संख्या, तो आप इसको जोड़ दीजिए प्लस 5 भाग दीजिए, इसको 18 बच्चे 5 कर दिए, 23.6 आ रहा है, ठीक है। तो लगभग 23 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 0.5 से अधिक रहता है तो एक अंक बढ़ जाता है, 24 होना चाहिए। प्रश्न है, एक परीक्षा में 6 छात्रों, संख्या कितनी हो गई, 6 छात्रों का प्राप्तांक है 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इनका माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग अपान संख्या कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 31.83 निकाल लीजिएगा, ठीक है। सही संख्याओं का योग कर दिए बटे 6 से भाग दे दीजिए, जैसे इसमें देख सकते हैं 67, 15.5, 13.2, 15, 12, 18.3 जोड़ दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, 191 बटे 6 कर दीजिए, 31.83 आ गया, ठीक है। और यही जवाब आपका दिया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न है 99, लगभग 111 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा प्लीज, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, निवेदन है आप लोगों से। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, ए माध्यिका, बी समांतर माध्य, सी बहुलक, डी गुणोत्तर माध्य। सही जवाब हो जाएगा 99 का ये माध्यिका। आप कई बच्चे बोलते हैं सर इतना ज़्यादा प्रश्न एक साथ मत कराइए, मतलब पार्ट में करा दिए, तो एक्चुअली ये एक रहता है कि साथ कराने से बच्चे कभी कभी कुछ वीडियो को नहीं ढूंढ पाते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो पूरा प्रश्नों की एक जगह उनको मिल जाए, ठीक है। बाकी हम लोग जब फुल प्रैक्टिस से हल करेंगे तो छोटा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना ये माध्यिका। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 100 का, ध्यान रखना डी, 24 हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 और माध्यांक 25 है तो उसका बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका, माध्यिका बराबर दिया कितना है 25, ठीक है, -2 मध्यमान में कितना दिया है 26, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 थी, यहाँ 75 हो गया, और 26 दूनी 52 हो गया। क्लियर। अब 75 में 52 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 2 गए 3, 2 23, 23 उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। 100 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए हो जाएगा, ठीक है, 23। क्लियर। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, कितना हो जाएगा, ए 23 हो जाएगा, ठीक है। और 99 का कितना था, आपको पता ही था, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, तो 99 का ए था, ठीक है, माध्यिका। किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी 90 इसका हम लोग देख ही चुके थे। तो अगला प्रश्न है 101, बाकी आप देख लीजिए, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यांक -2 मध्यमान, बाकी साफ कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा है, ए 0 होता है, बी +1 होता है, सी -1 होता है, डी 2.58 होता है। तो मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 0 होता है, और विचलन कितना होता है, 1 होता है, विचलन सदैव 1 होता है। जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है, तो जेड प्राप्तांक को और क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सिग्मा प्राप्तांक और रिड्यूस्ड स्कोर, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव कितना होता है, सिग्मा का हम लोग देख चुके हैं, बी सदैव 1 होता है, और मध्यमान 0 होता है। अगला प्रश्न है, जब दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, बहुचरित सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का पूर्णता अभाव है, सहसंबंध का पूर्णता अभाव है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 0, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा 106 का सी,
उपयुक्त दोनों, विक्षेप चित्र, काल प्रदर्शन का सहसंबंध गुणा दोनों है। अगला प्रश्न है, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 107 का, ध्यान रखना बी, संचयी आवृत्ति वक्र। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। अपने कॉलेज में जो भी बच्चे चाहे फर्स्ट ईयर में हो उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। क्या कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, मध्यमान का गुण है ए, इसकी गणना करना आसान है बी, या निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है सी, या केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 109 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्यमान का दोष है ए, इसकी आवृत्ति का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता बी, इसको देखकर मान नहीं लगाया जा सकता सी, या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्यांक का उपयोग किया जाता है जब ए, असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो बी, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो डी, सी, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान की आवश्यकता हो डी, उपयुक्त सभी। तो मध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको देख लीजिए। पैराडाइज लिगेंड नामक पुस्तक के लेखक हैं तो जॉन मिल्टन। स्टैटिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, या कथन है बोर्डिंगटन का। सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है, यह कथन है कैंडाल का। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलांक 5 गुना बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सांख्यिकी में मध्यमान को 4 से, ध्यान रखना, सांख्यिकी में मध्यमान को यम से, माध्यिका को यम डी एन और बहुलांक को यम ओ से निरूपित किया जाता है। सभी पदों में, ध्यान रखना, सभी पदों में से 50 घटाने पर माध्य 50 से कम हो जाएगा। ठीक है, P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने हेतु तथा कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु समानांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक का सूत्र क्या है? सिग्मा अपान ए इंटू 100। प्रमाणिक त्रुटि क्या है? सिग्मा अपान अंडर रूट एन। जी एम अर्थात गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य अपान समांतर माध्य अंडर रूट समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। ठीक है, जी एम बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए एम इंटू एच एम। जेड स्कोर बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस जेड स्कोर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर क्या होता है? 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर बराबर क्या होता है? 5.5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। स्टेन 9 स्कोर बराबर क्या होता है? 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान एक्स माइनस एक अपान सिग्मा। ठीक है, तो तीनों याद रखना, टी स्कोर, स्टेन स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, तीनों महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 401 दिया गया, जगह पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, और इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर का मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो यूनिट 3 है उसका एक प्रैक्टिस सेट और हल करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न छूटे थे तो कोशिश करते हैं कि सारे प्रश्न उसमें थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो रहा था तो उसका एक पार्ट और हल कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं। ठीक है, हर किसी से निवेदन है आप लोगों को, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, या फिर जो भी मिलते हैं जिससे भी आपको प्रैक्टिकल वगैरह होगा। अगर पहले एग्जाम को उसके बाद ही होगा, अगर पहले होता तो आप लोग जहाँ भी एग्जाम देने जाइएगा जरूर बताइएगा। उसे उम्मीद है कॉलेज में ही प्रैक्टिकल हो, पिछली बार हुआ था। उसी एग्जाम के बाद ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की संभावना रहती है। ठीक है, आप लेसन प्लान वगैरह जो भी बनाना सब अपलोड है, आप देख लीजिए और सेम टू सेम उतार दीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कॉलेज में जाइएगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। निवेदन है, प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग संभव हो तो किसी ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ बीएड के बच्चे हैं तो वहाँ ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, बच्चों को जरूरत पड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।